एक बार मैं फोन से ज्वाइन कर लूं। क्या है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम डेट। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा। क्या है आज? 13 ना? Yes. हम्म। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि क्योंकि तुम्हारी आज ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों का कल टेस्ट है। और उसके बाद 3 क्लासेस और बचेंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। तो थर्सडे को तो पेपर डिस्कशन होगा, फ्राइडे सैटरडे को आपका वो होगा। लास्ट 2 क्लासेस बचेंगी तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। सो आप में से जो कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी, मतलब उनको लग रहा है कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, क्योंकि 3 क्लासेस बहुत ज्यादा है, आई नो दैट। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी चाहिए, जो मैम करा रही है वो तो हमें आता ही है, तो आप लोग अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ उनके लिए क्लासेस कंपलसरी रहेंगी। मैं बता रही हूँ, सौम्या आप आओगी, ठीक है। गौरव आप आओगे, क्योंकि जिनका केमिस्ट्री का इशू है, इशू इन द सेंस जिनका थोड़ा कम आ रहा है, और वो बच्चे को कोई रिलैक्सेशन में नहीं दूंगी, सॉरी। तो सौम्य आप आएंगी, गौरव आप आएंगे, आपके लिए कंपलसरी है। आरुष आप आएंगे, सिमरन आप भी आओगी। और बाकी जिसके और केमिस्ट्री में लाइक 30-35 तक रहता है स्कोर, वो बच्चे आएंगे। बाकी जो है आप स्किप कर सकते हो, मर्जी है, मतलब आपका मन है आप आ सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है, ये तीनों क्लासेस के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, आप 12-12 घंटे 13-13 घंटे घर पे देना चाह रहे हो, तो आप बिंदास होके दो, मुझे कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आइए। फीडबैक्स, वैसे भी तुम कहाँ आ रहे हो क्लास में इतने दिन से, बट ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट के दिनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, अब हम कुछ चीजें और बाकी हैं जो हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बता दिया था कि कौन कौन सी पॉइंट्स जो है वो तुम लोगों को ध्यान रखना, लेकिन ना इसके अलावा एक ये वाला टॉपिक है मेटल इन कार्बोनिल वाला, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बच्चों ने किया हो, मैंने पंजाब वाले शायद बैच में ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी उसमें, बट बाकी बैचेस में मैंने ये कराया था। तो जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक, वो तो करेंगे ही नहीं, बट जो जहाँ पे मैंने कराया है वो आप ये करके जाएंगे कि आपसे ना इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। और जिनको नहीं भी कराया है वो भी थोड़ा देख लो कि जैसे NiCO4 है, इसका टेट्राहेड्रल होता है, ये तो हम लोग जनरली उसमें भी पढ़ते हैं हम, है ना, बीबीटी में। FeCO5 ये आपका TBP होता है, तो ध्यान रखना ये चीज। CrCO6 ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, ध्यान रखना। Mn2CO10 यहाँ पे आपके दो आपके Mn है, ठीक है, तो Mn के बीच में बॉन्ड होता है। और ये आपके जो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO वाले जो लिगेंड है, वो हर Mn में 5 होते हैं टर्मिनल, है ना। 5 मैग्नीज को मिले हुए हैं और 5 इसको मिले हुए हैं, राइट। ठीक है, उसके अलावा एक ये ध्यान रखोगे तुम लोग, CO2 CO8, ठीक है। CO इज योर कोबाल्ट और CO इज योर लिगेंड। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से ध्यान से देखो, CO के बीच में बॉन्ड होता है, मेटल मेटल बॉन्ड बोलते हैं इसको। और हर एक कोबाल्ट को देखो,
हर एक कोबाल्ट के पास 3 टर्मिनल CO हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और 2 CO ऐसे हैं जो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व है, मतलब एक ये CO कॉमन है ना 2 कोबाल्ट के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। ठीक है, तो ब्रिजिंग ये आपके पेपर में आ सकता है। ब्रिजिंग CO कितने हैं इसमें? 2, और टर्मिनल कितने हैं? 6। क्लियर है? Mn2CO10 में कोई ब्रिजिंग नहीं होती है, नो ब्रिजिंग, ओनली टर्मिनल CO आर प्रेजेंट। क्लियर है? इतना थोड़ा सा याद रख सकते हो तो रख लो, जिन्होंने नहीं किया उनको कह रही हूँ, जिन्होंने किया है वो तो आपको करना है। मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि एक मेटल इन कार्बोनिल नाम का भी टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, उसको स्किप मत कर देना तुम लोग, ठीक है, अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, ये मेरे को बताना था। उसके अलावा हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? ग्रुप 13 कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 कर लिया। आई होप 13 14 आपको अच्छे से आ गया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूं कि वहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप बना आएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज जो जो मेन चीजें थी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और कोवलेंट रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, ये 4-5 चीजें आप सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब ग्रुप 16 की क्या क्या चीजें हैं आइए मैं बता देती हूँ फटाफट। देखो सारे में टेबल तो इम्पोर्टेंट, अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स की टेबल्स उठाई हैं। कोऑर्डिनेशन में कोई टेबल नहीं है, DNF ब्लॉक में टेबल है वो हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी पी ब्लॉक में टेबल है वो सारी हमने कवर कर ली है, तो यहाँ से तुम्हारे सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 की। तो ग्रुप नंबर 16 में तुम्हारे ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। गौरव आपको आवाज आ रही है मेरी? गौरव पाल Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes. वेरी गुड, चलिए आइए। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टिलेरियम और पोलोनियम। नाम याद नहीं है इनके चलेगा, लेकिन सिंबल याद होने चाहिए। ओ सर सीधा प्रॉब्लम। ऑक्सीजन सल्फर हर किसी को याद रहता है, लेकिन तुम सिलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम भूल जाते हो, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52, 84। आपको अगर 2 का एटॉमिक नंबर याद है, दूसरे का बाकी का बना लोगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। मास आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप ऑक्सीजन सल्फर का मोलर मास याद रखिए कि 16 और 32 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आराम से बैठो, आराम से समझो जो मैं पढ़ा रही हूँ। NH2 NP4 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लियर है आपको? NH2 NP4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ऑक्सीजन में क्या होगा? 2s2 2p4, सल्फर में क्या होगा? 3s2 3p4, सिलेनियम में 4s2 4p4, इसमें 5s और 6s। बात क्या है जो ध्यान रखनी है? सिलेनियम में 3d में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, टेलोरियम में 4d में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और आपके पोलोनियम में 4f में भी भर चुके हैं। तो ये तो सब में ही कॉमन आ रहा है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये तो सब में ही कॉमन आ रहा है ना, जितने भी हमने बताए हैं, क्योंकि F में और D में इलेक्ट्रॉन के भरने की वजह से ही इनके चीजों में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। रेडियस क्या है आपका? वही साइज है। तो साइज इन जनरल क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए गौरव या घटना चाहिए? गौरव जी डाउन द ग्रुप मैम बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, शाबाश, बढ़ना चाहिए। और अगर बढ़ना चाहिए तो हमारा देखो बढ़ रहा है क्या? 66 से 104, 117, 137, 146, तो देयर इज नो एक्सेप्शन। तो मैम हमें इसकी टेंशन लेनी है? नहीं लेनी है। आपको टेंशन किसकी लेनी है? मतलब आपको याद किसका रखना है? ग्रुप 13 का याद रखना है। अभी तक ध्यान दो, ग्रुप 13 में ही एक्सेप्शन थी रेडियस की, एल्यूमिनियम और गैलियम में। 14 में नहीं थी, 15 में नहीं है, 16 में भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लो, काम आएंगे तुम्हारे लास्ट में। आइए, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ी रही है। तो हमारे ना काम अभी तक हमारा कुछ खास काम का नहीं है। हमारा जो मेन काम का है वो क्या है मेरा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम
गेन एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मैंने तुम्हें बहुत बारीकी से समझाया था जब मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पे कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान देख पा रहे हैं तो ऑक्सीजन वाली फैमिली में सब में जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इज दैट क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सल्फर में हो रही है। सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सल्फर में हो रही है। फिर किस में हो रही है, सिलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम। ऑक्सीजन भैया जी कहाँ गए, सबसे पीछे गए। ऑक्सीजन भैया जी कहाँ गए, सबसे पीछे गए। क्या रीजन बोलोगे इसका? सबसे ज्यादा सल्फर नेगेटिव है। हाँ हाँ बोलो राहुल, बोलो बोलो। राहुल ही बोल रहा था ना, सही बोल रहे हो। क्योंकि इसमें आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से, ड्यू टू अ कॉम्पैक्ट, यू कैन यूज दिस वर्ड कॉम्पैक्ट, स्मॉल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ड्यू टू स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है उसके 2p में, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए जो सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन में हो रही है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है मैग्नीट्यूड, तो आप साइन कंसिडर नहीं करोगे। अगर आपके पास आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा हुआ आता है तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग चलोगे, फिर आपका जो सबसे ज्यादा आएगा वो किसका आएगा, ऑक्सीजन का ही आएगा। समझ ना, उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। अगर वो बोलता है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपको सबसे नेगेटिव वाली सबसे पहले लिखनी है, यानी कि सल्फर। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। डन मनीषा, डन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है मैम, डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन की जो पकड़ है, न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे, वो कमजोर होती जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होता है। तो घटनी चाहिए। देखना 1300, 1000, 900, ये क्या बोलते हैं 800 कुछ है, और ये 800 कुछ है, 13, मतलब घट ही रही है। तो अगर घट रही है तो एक्सेप्शन है क्या यहाँ पे? नो एक्सेप्शन। तो याद रखना है हमें, नहीं रखना, जहां पे एक्सेप्शन नहीं है वो हम याद नहीं रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए। देखना हो रही है क्या, 3.50, 2.58, 55, 101, ये नो एक्सेप्शन हमें याद नहीं करने। आप ये भी जरूर लिखते जाना जहां पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो कि कौन से ग्रुप में क्या क्या एक्सेप्शन है, जो आपको पढ़ के जानी है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप देखो बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, याद नहीं करना है। नेक्स्ट चलो, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बच्चा ज्यादा मत्था नहीं मारेगा इसको याद करने का। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिर्फ मेन ये ध्यान रखो तुम कि ऑक्सीजन और सल्फर, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है देखो, और सल्फर का काफी ज्यादा है ऑक्सीजन से। कैन यू सी दैट? तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और इसमें सल्फर में क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट? जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो इसका ऑक्सीजन का कम है और सल्फर का ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी डायएटॉमिक गैस बनती है, राइट? और सल्फर आपका पॉलीएटॉमिक, S8 सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है? तो इसीलिए टेम्परेचर आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा है, ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इनके, इस वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऑक्सीजन देखो ध्यान से, ऑक्सीजन बेचारा देखो ना कितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -2, -1, 1 और 2, है ना? सल्फर 6 तक जा रहा है, सेलेनियम 6 तक जा रहा है, टेलोरियम 6 तक जा रहा है, और बेचारा पोलोनियम 4 पे रुक गया है। अब रीजन सुनो, ऑक्सीजन 4, 6 पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, पहली चीज। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम क्यों जा रहे हैं 6 तक? क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल है, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं बियॉन्ड 4। पोलोनियम बेचारा 4 तक क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? तो यानी कि मेन बात क्या क्या हो गई, हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना। आओ एक बार मैं फिर बता देती हूँ, जल्दी आओ। हमें यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो बेटा हर किसी बच्चे को मालूम होनी चाहिए, थोड़ा सा सही रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करनी है तुम्हें, और उसके अलावा इनमें ज्यादा डिफरेंस क्यों है ऑक्सीजन सल्फर में, और ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी तुम्हें इसमें और कुछ भी नहीं करना।
बाकी तुम्हें इसमें कुछ और नहीं करना। क्लियर है? लिख लिया क्या क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट का दोबारा बताना। ठीक है, क्या बेटा? मेल्टिंग पॉइंट वाला दोबारा बताना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम है सल्फर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो नेचर में ऑक्सीजन डायटोमिक O2 की फॉर्म में है, ठीक है, और सल्फर पॉलीएटॉमिक 8 बॉन्ड बना सकता है, ऐसे 8, यस और नो, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, बस यही याद रखना है। आगे देखो, एक बार कंफर्म करो, ये मैं ऑलरेडी पॉइंट्स बता चुकी हूँ, कंफर्म कर दो, ठीक है। ये एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट अगर पेपर में वर्ड लिखा है तो घबरा मत जाना, मम्मी कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज ही बोल रहा है वो, ठीक है। तो बस ये आपको लिखा हुआ है, ये आपको याद करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में वैसे कुछ एक्सेप्शन तो नहीं थी, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 15 वाले बंदे पहले आते हैं, फिर ग्रुप 16 वाले आते हैं, है ना। और हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है, याद है ना, क्योंकि ग्रुप 15 वालों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड। डन, चलिए आइए। उसके बाद जैसे हमारे ग्रुप 15 में टेबल थी, वैसे हमें ग्रुप 16 में भी ये टेबल, हमें इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं आपके, यही H2O ऑक्सीजन का, सल्फर का H2S, सेलेनियम का और टेलोरियम का। पोलोनियम की बात हम ज्यादा नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव है इसीलिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे आसान कौन सा लग रहा है मुझे, डिसोसिएशन एनर्जी वाला, है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए मेरा बेटा, देखो कम चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? आपको वैल्यूज नहीं ध्यान रखनी है, आपको ऑर्डर याद रखना है। सबको क्लियर है? आदर्श, रविंदर, सौम्या, नितांत, विशाल, आरुष, मनीषा, डन है, सिमरन, ठीक है। चलिए आइए, यस उसके बाद हम बात करते हैं, फॉर्मेशन वाली नहीं करनी है आपको। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है मेरा बेटा, के ए होता है। आप लोगों को बताया जाता है, मैंने भी बताया है कि के ए इनवर्सली, सॉरी, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, बताया था मैंने। के ए डिसो, क्योंकि आपको पता है ना, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा इसके, अगर आपको ये पता है तो ठीक है। के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी की, और पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी का, है ना। तो जितना ज्यादा H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी उतना के होगा, उतना ही एसिडिटी होगी। तो अब तुम ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा के की वैल्यू तुम्हें कहाँ दिख रही है मैम, ये रही, है ना, टेलोरियम में, फिर सेलेनियम में, फिर सल्फर में। ऐसा क्यों है, कैन यू एक्सप्लेन द ऑर्डर? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, टेलोरियम हाइड्रोजन बेचारा छोटू सा H प्लस आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो ये भी हो गया, ये करना नहीं है। एंगल, एंगल का बिल्कुल, बॉन्ड एंगल का बिल्कुल वैसे एक्सप्लेन करना है तुम्हें जैसे तुमने नाइट्रोजन फैमिली में किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो रिपल्शन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने के कारण एंगल ज्यादा होगा। देखो एंगल जो है ये होगा, ठीक है। डिस्टेंस, डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन फोस्फो, ये सेलेनियम और टेलोरियम, डन। तो यहां तक ये होगा। अब जो मेन बात आती है वो आती है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है हमें, देखना मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका ज्यादा, एक बार देखो मुझे दिख रहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही वाटर का ज्यादा है, यानी कि ये तो हमारे लिए मजे वाली बात हो गई, दोनों का ऑर्डर सेम,
है ना। यानी कि इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर किया है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में। फिर देखो किसका ज्यादा है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट देखो चाहे तुम बॉइलिंग पॉइंट देखो, टेल्यूरियम का ज्यादा है। यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस मास के साथ जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वंडरवॉल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। देख रहे हो, तो ये ऑर्डर है, चाहे तुम मेल्टिंग पॉइंट की बात करो चाहे तुम बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। जबकि ग्रुप 15 में ऐसा नहीं था, है ना। तो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ग्रुप 15 में क्या है, ग्रुप 16 में क्या है, राइट। तो ये टेबल है जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बोलो, हो जाएगा इतना। यस मैम। यस चलो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखो आपसे पूछा है, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन ए है दूसरा रीजन आर है। गौरव आप मुझे बताओ कि असर्शन ठीक है गलत है। मैम सही है। क्यों सही है? मैम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन फैमिली की वो ज़्यादा होती है इसलिए। वेरी गुड। तो बिल्कुल सारे एग्री करोगे जो गौरव कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होनी तो चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट होती किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, विच इज वेरी करेक्ट। फिर वो कह रहे हैं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन में एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक बात है ये भी। देखो हालांकि उसने हाफ फील्ड तो नहीं बोला है, ध्यान से सुनो, बट ये भी एक्सप्लेनेशन ठीक है। जैसे देखो ना, ऑक्सीजन में अपना क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो। तो और जबकि इसमें कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये अरेंजमेंट स्टेबल है, यस और नो। वाई P3 इज मोर स्टेबल देन P4, समझे कि नहीं। वो हाफ फील्ड है, सिंगल सिंगल है, दूर दूर, मतलब रिपल्शन कम है, यहाँ पे रिपल्शन है। रिपल्शन है तो धक्का मुक्की होगी, एनर्जी ज्यादा, मतलब रिपल्शन की वजह से। तो आपको कम एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट। तो जो एक रीजन है वो भी एकदम क्या है बेटा, बोलो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ करेक्ट है। तो हमें क्या होता है कई बार, वैसे तो जनरली वही देता है वो कि हाफ फील्ड है, लेकिन देखो ना 2022 का क्योंकि पेपर वॉज डिफिकल्ट, उसने कुछ इस तरीके से रीजन वहां पे दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर दोबारा आए तो ऐसा, तो आप लोग ध्यान रखें। ये बताओ, ठीक है क्या, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा वोटर का होगा देखो, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलो, उसके बाद एक ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो एक बार पढ़ लो, जो जो मेरे को दिखे मैंने सारे डाल दिए। जितने भी आपके हेक्सा हैलाइड्स है, हेक्सा हैलाइड्स मतलब समझिए हेलोजन की बात हो रही है, हेक्सा हैलाइड्स है, उसमें से जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे HCl6 भी होगा, है ना, उसमें से जो हेक्सा फ्लोराइड्स वाले होते हैं ना, वो सिर्फ स्टेबल होते हैं। जो फ्लोराइड्स वाले होते हैं वो स्टेबल है, जैसे टेलोरियम का हेक्साफ्लोराइड हो गया, है ना, सल्फर का हो गया। और जिसमें से SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीरिक रीजन। मतलब होता क्या है, देखो जो ये सल्फर है ना, ये 6 फ्लोरीन बहुत आसानी, छोटे हैं फ्लोरीन का साइज, है ना, तो अपने चारों तरफ आसानी से क्या कर लेते हैं, उसको एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब अगर मान लो तुम इसकी किसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं होगा, राइट। ठीक है, अब स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी, भाई कहाँ आएगा, जगह ही नहीं है ना, उसने सारे फ्लोरीन 6 के 6 फ्लोरीन एकोमोडेट कर लिए हैं। तो ये ध्यान रख सकते हो अगर ध्यान रहता है तो, अगर मान लो नहीं ध्यान रहता तो भी कोई पंगा नहीं है, अपनी नोटबुक में लिख लो, मैम ने कहा था ध्यान रख सकते हो तो रख लो, वरना रहने देना, ठीक है। चलिए, ओके, उसके बाद थोड़ा सा ये देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चे ही ध्यान रखेंगे, क्या है, आइए देखो क्या बोल रहा है। मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन फैमिली की, तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, देखो जितने भी एलिमेंट है, ओ सर सीधा प्रॉब्लम,
ठीक है, फोम ऑक्साइड ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और ई यहाँ पे क्या है आपका सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम। देखो ना यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 6 है। ऑक्सीजन नहीं दिखा रहा है ना 4 और 6, बोलो, तभी यहाँ पे ऑक्सीजन शामिल नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ओजोन O3 और SO2 गैसेस हैं, सिलेनियम SeO2 सॉलिड है। ये याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, वैसे पता होता है ये ओजोन गैस है, बट ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन है ये वाले जो चीज बोला ना, ये इंपॉर्टेंट है। इधर आओ, SO2 सिलेनियम का ऑक्साइड, टेलोरियम का ऑक्साइड, वो कह रहे हैं कि नीचे जाते वक्त जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो घट रही है। मतलब सल्फर यहाँ पे +4 में है, ये +4 में है, ये +4 में है। आपको पता है नीचे जाते वक्त लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, है ना, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है ना। तो आप देख रहे हो टेलोरियम भी +4 तो दिखाता है। ये इधर देखो, ये रहा, ये देखो, दिख रहा है, टेलोरियम 4 दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है। तो अगर मैं बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, सल्फर होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम, ये खुद को ऑक्सीडाइज करके किस में जाना चाहेगा, +6 में जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा, बोलो। और ये क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करके किस में जाना चाहेगा, 2 में जाना चाहेगा। सल्फर नहीं जाना चाहता 2 में आसानी से, मतलब होता है बट 2 में जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सल्फर वाला SO2 रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे टेलोरियम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये EO3 टाइप के ऑक्साइड भी बनाता है, जैसे SO3 हो गया, सिलेनियम का हो गया, टेलोरियम का हो गया। और जो दोनों टाइप के ऑक्साइड है MO2 और MO3, ये कौन से होते हैं, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। यहाँ पे हमें एम्फोटेरिक और बेसिक का पंगा ही नहीं है, समझ गए। जैसे उसमें तो था अपना, याद करो, एल्यूमिनियम है ना वाला एम्फोटेरिक था, गैलियम वाला एम्फोटेरिक था, टिन वाला, लेड वाला, ठीक है। तो ये है, ठीक है। स्ट्रोंग कौन सा होगा, देखो सल्फर अपने से कम में भी जा सकता है, ज्यादा में भी जा सकता है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। लेकिन अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं राहुल, नीचे जाते वक्त तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, वो बोल रही हूँ, यस मैम। ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, तुम लोगों को ना ज्यादा पंगा लेने वाली बात नहीं है। देखो इनमें तो कंपैरिजन करने आता है, वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, वैसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर तुम्हें ये पता है ना किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तुम ये देख लिया कर लो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुमसे पूछी है वो अपने से ज्यादा जा सकती है या उससे कम जा सकती है। अगर जा सकती है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है, ठीक है। बाकी इसमें क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली चीजें आ जाती है, तभी हम बता रहे हैं कि ज्यादा कौन होगा और ये कम कौन होगा, ठीक है। तो ये चीज है इसमें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इसमें ग्रुप नंबर 17 में। अब ग्रुप नंबर 17 में क्या क्या याद रखना है, आइए स्टार्ट करते हैं टेबल को पढ़ना। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगी, NH2 NP5 जनरल होती है। साइज बढ़ना चाहिए, देखना बढ़ रहा है क्या, हाँ मैम बढ़ रहा है, याद रखना है, नहीं याद रखना है, काटा। आयनिक रेडियस बढ़ती है, याद रखना, नहीं मैम। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, 1600 1200 1100 1000, याद रखनी है, नो मैम। क्लियर है, नहीं कुछ याद रखना, क्या याद रखना है बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी। क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वही 3p वाला साइज समझाया था ना मैंने। फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाँ ये भी तुमसे पूछ सकता है, मान लो अलग अलग ग्रुप के तुम्हें मेंबर दे दे, तो ध्यान रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 की सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और किस एलिमेंट की होती है सबसे ज्यादा, वो क्लोरीन की होती है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें याद नहीं रखना है क्योंकि सबको पता होता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद है हाइड्रेशन एंथैल्पी,
ठीक है। अब तुम एक बार बताओ, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, सबसे ज्यादा मैं बोल रही हूँ जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी? देखो साइज छोटा है इसका, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ भाई, कोई चीज छोटा है, अब F नेगेटिव है, छोटा है, छोटे से एरिया में चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, तो सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ इंटरेक्ट करेंगे? किसको? जिसका साइज छोटा होगा। बोलो। ये पढ़ा चुकी हूँ ना मैं तुम्हें, स्मॉल साइज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये तो मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो आपको दिख रहा है F, इसके केस में कितना होगा? 515 F नेगेटिव में, है ना। देखो F नेगेटिव मैम कर रहा है 381। हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार ये बता दो हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, बहुत मुझे नहीं अच्छी पता। बात है। हाँ, वो इसलिए नहीं पता ना, ध्यान ही नहीं होता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना डिटेल में बताया था। एक फ्लोरीन का साइज छोटा है, एक इसका साइज बड़ा है, किसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर पाएंगे? बताओ भाई, छोटे वाले को या बड़े वाले को? खुद देख लो तुम, छोटे वाले को। तो जितना आपका साइज छोटा होगा उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि होता क्या है यहाँ पे, वही फिर ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। इसकी देखो 515, 381, 347, 305, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा क्योंकि पेपर में आएगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखो, F2Cl2 Br2 I2 का मेल्टिंग पॉइंट कोई याद करने की जरूरत है? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं याद करना, बिकॉज बढ़ ही रहा है, तो नो एक्सेप्शन ना, नहीं याद करना, नहीं याद करना। इज दैट क्लियर? डेंसिटी भी आपको याद नहीं करना है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है, फ्लोरीन का छोटू है, क्लोरीन का बड़ा, फिर ब्रोमीन का और बड़ा, तो ये कर लेना एक बार। उसके बाद बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये तो सबको करना है, ये तुम्हारे जितने भी तुम 12 बच्चे बैठे हो, तुम्हारे किसी एक बच्चे की शिफ्ट में जरूर तुम्हें देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। आइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी। बोन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कौन टूटेगा जल्दी? आओ देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, और उसके बाद फ्लोरीन भैया जी का नंबर आता है, और लास्ट में आयोडीन का, क्योंकि इसका तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा, बॉन्ड वीक है ना, तो फटाफट टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि फ्लोरीन जो है ब्रोमीन से भी पीछे आया है। बच्चों को ये तो पता है Cl2 की ज्यादा होती है F2 से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि Br2 बीच में आ जाता है। समझ रहे हो? और वहीं पे होती है गलती, क्योंकि FF में क्या होता है, इनका देखो बॉन्ड डिस्टेंस कम है, लोन पेयर है कि नहीं है, तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन, बॉन्ड वीक, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो देखो ना, सबसे ज्यादा किसकी, इधर देखो इसकी, फिर एक सेकेंड, ये तो डिस्टेंस देख लिया मैंने, ये रहा नीचे, सबसे ज्यादा इसकी 242, फिर देखो इसकी 192, फिर 158 फ्लोरीन की, और लास्ट में 151 आयोडीन की। याद रहेगा? याद रखना ही पड़ेगा, 4 नंबर चाहिए तो। ठीक है, फिर आगे आओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पेपर में ये आएगा दूसरे की शिफ्ट में ये टपकेगा, नहीं तो तीसरे की शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा या हाइड्रेशन एनर्जी, तो ध्यान रखना ये। अब देखो एक बात बताओ, फ्लोरीन जो है -1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बेचारा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस की तो दिखाएगा नहीं। क्या कहते हो? हाँ कि ना? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना, तो प्लस की नहीं दिखाएगा, पहली चीज। बेचारे के पास पी और वाइटल तो है नहीं कि ज्यादा दिखा दे। तो एक बात देखो, अगर मैं बोलूं, अगर F2 को मौका मिल रहा है F नेगेटिव में जाने का, और Cl2 को मौका मिल रहा है Cl नेगेटिव में जाने का, तो कौन जल्दी जाना चाहेगा? F2 जाना चाहेगा, यस और नो? और ये इसकी वैल्यूज भी बता रही हैं, ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी बता रही है। सबसे ज्यादा किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू? देखो, ज्यादा F2 की, फिर Cl2 की,
फिर Br2 की और फिर I2 की, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है? F2 की। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को, बोलो, रिड्यूस करेगा। और खुद को रिड्यूस करके वो कहाँ जाना चाहेगा? F नेगेटिव में। तो ये बहुत 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 बहुत, कितना भी बहुत लगा लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 चीजें तुम लोगों को पढ़ लेनी है। पेपर से एक दिन पहले, जिसका 21 की शिफ्ट में है, 20 को करके जाओगे ये सारी एक्सेप्शंस वाली, ताकि तुम्हें ताजा ताजा याद रहे सुबह पेपर में। क्लियर है? चलिए आइए, कंफर्म करो, ये मैं बता चुकी हूँ। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है, ये सब बच्चों को पता है, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। आयोडीन का मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इट पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस लाइक I+ और I3+। मैं याद करना है क्या? नो नीड, ठीक है, रहने दो। मैं ऐसा कुछ याद नहीं कराऊंगी जिसके चांसेस ना के बराबर है। ये पढ़ना है एक बार मेरे कहने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ना है एक बार, फिर मैं कराती हूँ इसको। पढ़ो पढ़ो मेरा बेटा। ठीक है, बच्चे कम कैसे हो रहे हैं? पहले 14 थे, फिर 12 हो गए, फिर अब 11 हो गए। क्या चक्कर है ये? है क्या चक्कर ये? कौन भाग रहा है बार बार? एक एक करके कौन जाए जा रहा है भाई? चलो, कुछ समझ आया? बस ये याद रखो, फ्लोरीन बहुत ताकतवर है। देखो, फ्लोरीन बहुत ताकतवर है। फ्लोरीन मतलब इतनी ताकत है उसमें कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इधर देखो, देखो ना, फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद का तो रिडक्शन करवा रहा है, वो F नेगेटिव में जा रहा है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होके O2 में कन्वर्ट कर रहा है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ या ना? और क्लोरीन और ब्रोमीन में भी ताकत तो है, बेशक फ्लोरीन से कम है, बट ताकत तो है। तो वो भी क्या कर रहे हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? HCl। और अगर ब्रोमीन है तो HBr बनाएगा, साथ ही साथ HOCl, और Br है तो HOBr जो है वो बनाएगा, जिसको हम हाइपोहेलस एसिड्स भी बोलते हैं। और जो HCl HBr है वो हाइड्रोहेलिक एसिड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर तुमसे कोई पूछे फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ करेगा। क्लोरीन ब्रोमीन करेगा, हाँ करेगा। क्या बनाता है ये भी पता होना चाहिए। क्या आयोडीन करेगा? यार आयोडीन ना वैसे बेचारा इतना कम है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो बेचारा ना इधर देखो, I2 तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन I नेगेटिव क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके I नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू I2 और O2 विल कन्वर्ट इनटू पानी, ठीक है। क्योंकि जो I नेगेटिव होता है ना आपका, HI जो होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट काफी अच्छा होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेकार होता है वो। ये हमने अभी देखा ना पावर, ये देखो इधर, ये कितनी है? वो काफी कम है। तो HI रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। कहाँ गया? ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका I2 के केस में ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन है ना, उससे उल्टी हो जाएगी। दिख रहा है आप लोगों को? फ्लोरीन वाली से रिवर्स हो जाएगी। तो आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की याद रखो, आयोडीन की अपने आप हो जाएगी। फिर वो क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस फ्लोरीन की एक्सोथर्मिक होती हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक में मैं यही तो पढ़ा रही हूँ। फ्लोरीन मैंने कहाँ पढ़ाया आपको? एक स्वार्ट्स रिएक्शन में ही पढ़ाया था मैंने, स्वार्ट्स रिएक्शन में ही पढ़ाया था ना मैंने। एल्काइल फ्लोराइड्स आप बना सकते हो, लेकिन उसमें हम मेटेलिक फ्लोराइड्स फिर लेते थे।
भाई फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, हम दूर रहते हैं। क्यों क्यों है उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक तो भाई साहब छोटा तो है ही, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ, है ना, तो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इसकी होती हैं। फिर वो कह रहा है कि एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है ये, दूसरे हेलोजन नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पी ब्लॉक सारा पढ़ के जा रहे हो जो मैंने पढ़ाया वो फिर डिफरेंट केस है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये नहीं आता है। HOF बनाता है ऑक्सो एसिड बस, बाकी तो बहुत सारे बनाते हैं। क्लोरीन तो देखो भाई कितने बनाता है, HClO, HClO2, है ना, HClO3, HClO4। भाई अगले की क्या है, शाही बंदा है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो फिर से टेबल आ गई, मैंने तुम्हें टेबल एक भी नहीं छुड़वाई है, 15 की करी, 16 की करी, इसकी भी करो, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पीके वैल्यू की। तो पीके में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, देखो पीके की सबसे वैल्यू कम HI में है, तो HI ध्यान रखना सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज बड़ा है, आयोडीन का H छोटू सा है, तो H+ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। HI इज मोर एसिडिक। बोन डिसोसिएशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी जो है कम होती जाएगी। बोन लेंथ बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? लास्ट के तीनों चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को प्लीज बता दीजिए। चलूं आगे, चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है भाई, यहाँ पे आओ। मेल्टिंग पॉइंट में अगर तुम देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू HI की है, ये देखो मैं अलग से लिख देती हूँ। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे थोड़ा, है ना, हर जगह अलग अलग चीजें दे रखी है। ग्रुप 15 में, 16 में तो आसान है, बट 15 और 17 में कंफ्यूजिंग है। तभी कह रही हूँ जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले रात को रट के जाना। HI का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद HF का ज्यादा है, फिर इन्होंने हाइड्रोजन, फिर इन्होंने दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, समझ रहे हो? पहले वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वंडरवॉल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट में क्या किया इन्होंने, देखना सबसे ज्यादा HF का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है पहले इन्होंने, फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस। तो नो डाउट कंफ्यूजिंग है काफी, बट पेपर से एक दिन पहले अगर याद कर लोगे तो याद रहेगा। अगर मान लो इन केस पेपर में आ जाता हो तो मैं याद नहीं है तो टेंशन मत लेना, और हम करके आए थे फिर भी भूल गए, कोई बात नहीं, बट अपनी तरफ से कोशिश करना कि याद हो जाए, ठीक है। ये देखो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ओ सॉरी इनकरेक्ट है भाई, इनकरेक्ट। F2Cl2Br2 ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो करेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये गलत है। HF, HI, HBr, HCl, ये ठीक है, ठीक है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये याद करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी वो क्या होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी। तो देखो सबकी पॉजिटिव है ना, कोई इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छुक नहीं है, और हमें लगता है कि ये थोड़ी ना आएगा पेपर में, लेकिन पेपर में आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नियोन की होती है, ये ध्यान रखो, याद करो इसको। फिर आर्गन क्रिप्टोन की बराबर होती है, फिर जीनोन की, रेडोन वैसे रेडियो एक्टिव है, याद करना है तो कर सकते हो वरना जरूरी नहीं है, और लास्ट में हीलियम की, ये याद कर लो,
ठीक है, ये याद कर लो। सबसे ज्यादा नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन बराबर, फिर जीनोन, रेडोन और लास्ट में हीलियम। उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, चलो ये ध्यान रख लो, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक जो है यूज किया जाता है। तो मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ये इसके यूजेस में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब एटॉमिक, ये आपके कौन सा चैप्टर हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देखो आइए, सबसे पहले है इसका, ये किसका है, आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं ये किसका है अपना, उसका रेडियाई का, एटॉमिक रेडियाई ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान रखना इसमें मैंने ग्रुप 18 को कंसिडर नहीं किया, नियोन की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें वंडरफुल रेडियस हम देखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन तक नॉर्मल चल रहा है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन 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 मान लो वो तुम्हें अगर फंसा दे, क्योंकि हम लोगों को पता है जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है ना। और अगर मैं ग्रुप 18 की बात करूं तो वहां पे भी जो है क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस होता है, वंडरवॉल रेडियस का साइज बड़ा होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें कंपैरिजन बता दूं हल्का फुल्का, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन हीलियम की बात करोगे तो हीलियम बड़ा होता है, मतलब साइज उसका ज्यादा होता है। लिथियम नियोन में से नियोन का ज्यादा होता है, सोडियम आर्गन में से सोडियम इसका आर्गन का ज्यादा होता है। ठीक है, जनरली हम ये ग्रुप 1 से 17 तक ही बात करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में, ग्रुप 18 को नहीं। बट इन केस मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूमे और वो करवा ले कंपैरिजन, तो ध्यान रखना। पोटेशियम रुबिडियम में से मतलब पोटेशियम रुबिडियम का ही बड़ा होता है क्रिप्टोन और यहाँ पे जीनोन से, समझ गए। तो हीलियम नियोन आर्गन का बड़ा होगा और पोटेशियम रुबिडियम का, थोड़ा सा ये ध्यान रखना अगर मान लो वो कंफ्यूज करता है तो। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोन और जीनोन में क्या हो जाता है, F4D इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से क्या हो जाता है, उनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम रुबिडियम इससे थोड़े से ज्यादा साइज दिख रहा है आप लोगों को। वैल्यू कैन बी वेरी, वैल्यू कैन बी वेरी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा नहीं है ये, वैल्यू कैन बी वेरी, बट हाँ ज्यादा होता है, ये याद रखना। आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑर्डर होना चाहिए, बोलो की कह रहे हो, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ऑर्डर में, बोरोन पीछे, बेरिलियम पहले आ जाता है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट यू कैन से, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो की ज्यादा हो जाती है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, और ऐसे ही मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, फोस्फोरस की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, ध्यान रखना ये, उसके आगे का एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में तो बेटा सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, पता है ना तुम लोगों को। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ना कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन है, बस तुम वही ध्यान रखो कहाँ पे एक्सेप्शन है। वीना को नहीं देना पैसा, याद है ये ट्रिक, वीना को नहीं देना पैसा, वीना को, वी को नहीं, ठीक है। तो वी यानी वेनेडियम, को यानी कोबाल्ट, एनआई यानी निकल, तो ये 3 में एक्सेप्शन आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है मेरा बेटा, बोलो ठीक है।
उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। देखो भाई, मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता इस पे भी, इसलिए ध्यान से देखो। देखो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, यस और नो? तो मतलब बोरोन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर बेरिलियम की होनी चाहिए और फिर लिथियम की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। क्लियर है ये ऑर्डर? ऐसे ही एल्यूमिनियम, Na, मैग्नीशियम, डन है। चलिए लेफ्ट टू राइट अगर मैं मान लो सारे ये वाले ले लूं, इधर आना एक बार। आपके पास ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखो भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो नियोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम इनकी सबसे पीछे रखी है मैंने, क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है, हाँ या ना? ध्यान से देखो, देखो नियोन सबसे पीछे आया है क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि नोबल गैस की तो पॉजिटिव होती है, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे बेरिलियम, बाकी ये आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट है ना? एनसीईआरटी ऑर्डर में लिख के देता है, हमें खुद निकालना पड़ता है टेबल से ये, तो बहुत ज्यादा नहीं अंदर तक जाएगा, टेंशन मत लो, बस इतना ही पूछेगा वो। ठीक है, ये थे कुछ। अच्छा, अब डीएनएफ लोक में ना मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तुम खुद से इसको रिवाइज तो करोगे ना इस चैप्टर को, ठीक है? मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें क्या पढ़ना है। क्लियर है? आओ इधर आओ, ये नहीं करना है, ये मैंने पेज लगाया तो है बट इसको नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है? नहीं पूछेगा वो तुमसे, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा हो ना बीसीसी क्या होता है, एचसीपी क्या होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आता है, तो टेंशन मत लो, वो तुमसे ये तो नहीं पूछेगा, बेकार सी चीज, इससे बेटर और भी क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट किया हुआ, वैसे तो मैंने तुम्हें हाईलाइट वाली एनसीईआरटी भी दी हुई है ना, वहीं से ही मैंने ये लिया है स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो एक तो तुम लोगों को ये आपको ग्राफ याद करना है। क्या सारे बच्चे इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शन भी है। जैसे आपका अगर तुम ध्यान रखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी नीचे आ रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि इनके डी वाले फुल होते हैं। उसके अलावा देखो ना, क्रोमियम का अपने वाले 3D में सबसे ज्यादा होता है, मोलिबेडियम का अपने वाले में, टंगस्टन सबसे ऊंची चोटी पे है, थोड़ा बहुत ये याद रखो। रेनियम और ओस्मियम का ध्यान रखो ऑर्डर। मैग्नीज और टेक्टेनियम का डिप आता है, ये थोड़ा सा याद रखो, समझ रहे हो? तो जितना मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया ना स्टेबल के रिगार्डिंग, वो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? और मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक तो ये टेबल, ये ग्राफ कर लेना, कर लोगे क्या? देखो, और उसके अलावा तुम्हें एक ये टेबल, ये रही टेबल, इधर आना, इधर आओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे पढ़ के जाओगे। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में सारे बच्चे रट डालना, वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है और जिंक की सबसे कम होती है, याद रख सकते हो, पेपर में आएगा बेटा। हमें लगता है क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो उसी का होगा एंथैल्पी ऑफ, नहीं, वेनेडियम वाले का मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्रोमियम से, तो ये याद रखना। बच्चों को ऐसा होता है क्रोमियम का होता है, वो गलत करके आते हैं, याद रहेगा। पूरा ऑर्डर याद नहीं रखना, सिर्फ ज्यादा कम किसकी होती है याद रखना, ठीक है? उसके अलावा क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई में क्या याद रखोगे? इधर देखना, देखो आयनिक इसमें क्या बोलते हैं, मेटेलिक और आयनिक रेडियाई में, सॉरी एक सेकेंड, आयनिक में तो आयन हो गया ना, मेटेलिक में देखो, मेटेलिक रेडियाई में आप ध्यान रखोगे डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर क्या हो रहा है,
एक तो टाइटेनियम की कम हो रही है 147, है ना, इधर देखो, देखो इधर 135, 129, 137, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इधर देखो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैग्नीज की ध्यान रखनी है, मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, एक सेकेंड, लेफ्ट टू राइट है ना स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, ऑल राइट। देखो मैं डाउन द ग्रुप समझ रही थी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लेफ्ट टू राइट साइज क्या होना चाहिए बच्चों, घटना चाहिए, समझ आ रही है। अगर तुम ये वाला ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो एनसीईआरटी ने भी बना रखा है यहाँ पे, इधर देखना एक बार ध्यान से, दिख रहा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का। तो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल आपका साइज घटता है वो घट रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला है ना, देखो ध्यान से, ये आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट साइज सेम है क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो कंपनसेट हो जाता है। फिर इसके बाद देखो कॉपर ये जिंक से बढ़ने लग जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है। इसमें ध्यान रखना, मेटेलिक रेडियस में ये पेपर में आएगा तुम लोगों का, कम होना चाहिए 164 से, देखो 147 कम हुआ, 135 कम हुआ, 129 कम हुआ ना, यस और नो। मैग्नीज का भी कम होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना जो मेटेलिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई का ग्राफ था, मेटेलिक रेडियाई में मैग्नीज का ज्यादा होता है, समझ में आया, ये याद कर लो। तो मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया है, ये 147 वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बोलो। उसके बाद देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, आयरन कोबाल्ट निकल का सेम है, फिर बढ़ गया जिंक का सबसे ज्यादा, यानी कि जिंक का बढ़ गया। जिंक और मैग्नीज की जो मेटेलिक रेडियाई है वो क्या है, बराबर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेबल। तो ध्यान रहेगा, हमें लगता है मैग्नीज की घटनी चाहिए, लेकिन मैग्नीज की क्या होती है, 137 होती है। इज दैट क्लियर? आयनिक रेडियाई में भी इधर देखो ना, मैग्नीज की देखो लेफ्ट टू राइट साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो मैग्नीज का इसमें भी ज्यादा ही दिख रहा है, और M+3 में भी मैग्नीज का कम होने की बजाय थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। मतलब तुम्हें बस मैग्नीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा मैम रीजन क्या है इसका? रीजन देखो, ये पहली बात है, इसका रीजन तो मैं नहीं बोलूंगी, एग्जैक्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, जो तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका मेटेलिक रेडियस का रखना ही पड़ेगा तुम्हें ध्यान इसका, तो मैग्नीज का प्लीज ध्यान रखिए इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा, M+2 से M में, ये मैं कल सिमरन को भी बता रही थी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, यानी कि कॉपर +2 से 0 में जाना चाहता है, तो ये याद रखो, है ना। उसके अलावा M+3 से M+2 में जाने की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है सबसे, Mn और कोबाल्ट की, दिख रहा है। यानी कि Mn+3 Mn+2 में जाना चाहेगा, कोबाल्ट+3 भी कोबाल्ट+2 में जाना चाहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, इसकी। तो कोबाल्ट+3 क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैग्नीज+3 से। ये DNF लोग है ही ऐसा चैप्टर, जो मैंने आपको बताया है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितना मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करके दी है वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। बस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें इग्नोर मत करना, ठीक है। ठीक है, ये चीजें इग्नोर मत करना। चलिए आइए, ये वाला पॉइंट कि जो, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर+2 से कॉपर में जाने का, तो जो आपके कॉपर है वो क्या नहीं करेगा, H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखना।
वो कह रहे हैं ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड रिएक्ट विद CO द एसिड बीइंग रिड्यूस। देखो H2 तो नहीं मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, तो उनके साथ रिएक्ट करके H2 तो नहीं करेगा, मतलब H2 तो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा बट H2 नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना जो आपका कॉपर है वो आपका H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा एसिड से। तो ये एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये चीज ध्यान रखो, कॉपर 2 के जो हैलाइड्स हैं ध्यान रखो, ध्यान से देखो, ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, यानी कि CuI2 आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि यहाँ पे जो Cu2+ है वो I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Cu2I2 बना लेता है, या यू कैन से CuI। I नेगेटिव खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और ये इसमें चला जाएगा, कॉपर+2 जो है कॉपर+1 में चला जाएगा। कॉपर 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट है ये लाइन से, लाइन क्यों, क्योंकि कॉपर+2 जो बनेगा उस केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, दिया भी हुआ है। द स्टेबिलिटी ऑफ copper2+ rather than Cu+ is due to much more negative hydration energy of copper+2 than Cu+, which more than the compensate of for the second ionization enthalpy of copper। मतलब वो ये बोल रहे हैं copper+1 में से जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो copper+2 बनेगा ना, ठीक है, फिर उसके बाद copper+2 एक्वस, तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, उसका खर्चा कौन पूरा कर देती है, हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जितना इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये याद करके जाना MnF4 और Mn2O7 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कर लोगे, पूरा ही पढ़ के जाना तुम्हें ये चैप्टर। बस मैं ये बता रही हूँ कि इन पॉइंट्स को इग्नोर मत करना, कोई रिलैक्सेशन नहीं है बेटा। एक तो ऑलरेडी इतना छोटा चैप्टर, उसमें से भी मैं कटौती करवा दूं तो वो सही नहीं होगा। देखो Mn2O7 में MnO-Mn ब्रिज होता है, ब्रिज बॉन्ड होता है, ठीक है, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा, कहाँ गया, इन द कोवेलेंट ऑक्साइड, कोवेलेंट कंपाउंड है, ईच मैग्नीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग MnO-Mn ब्रिज, ठीक है। अच्छा, लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्राणी है ऐसा जो भूल गए, हाँ ग्रीन ऑयल ऑल्सो, हाँ कोई ऐसा है जिसको लैंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो 4 नंबर कटवा लोगे तुम अपने बढ़िया वाले। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। 4 नंबर चाहिए तो ये पढ़ के जाना, ठीक है, पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के गए तो नंबर गए, टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखो भाई, वैसे तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो +3 के अलावा और भी शो करते हैं, जैसे सीरियम +4 में होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी होता है। +4 में F0 है इसीलिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, +3 में जाना चाहेगा। यूरोपियम +2 और टर्बियम +4, F7 है तभी यूरोपियम की +2 और टर्बियम की +4, या टर्बियम +2 क्यों, क्योंकि F क्या है, 14 है, समझ गए। तो सीरियम +4, टर्बियम +4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या टर्बियम +2 और यूरोपियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent. इनऑर्गेनिक, सुनो तुम लोग ना अपने फिजिकल और ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर लो, इनऑर्गेनिक तुम थोड़ा सा लास्ट के दिनों में करना, समझ रहे हो आप मेरी बात, पहले आप कर लो, मैथ्स कर लो, फिजिक्स कर लो, फिजिकल कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक के लिए लास्ट के दिन छोड़ना, समझ रहे हो, लास्ट का 2 दिन छोड़ना, हो जाएगी ना 2 दिन में तो रिवाइज,
है ना, 4-5 चैप्टर ही सारे हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि जब हम कोई चीज लास्ट में पढ़ के जाते हैं ना तो हमें याद रहती है 4-5 दिन तक, है ना। तो प्लीज यही करना, अगर अभी करोगे तो दोबारा भूल जाओगे। ये क्वेश्चन करना। Most common oxidation state of lanthanoid +3. Which of the following is likely to deviate easily from +3? कौन होगा? सीरियम? यस मैम। हो गए थे क्या? +4 दिखा, +4 भी ये नहीं है मतलब कि +3 नहीं दिखाता, +3 के साथ साथ +4 भी दिखाता है। ये देखो, which one of the lanthanoid given below is the most stable in divalent form? डाइवेलेंट फॉर्म में कौन सा लैंथेनोड ज्यादा स्टेबल होगा? यूरोपियम भी हो सकता है, यटरबियम भी हो सकता है ना, क्योंकि आपका यूरोपियम +2 में भी 4-7 है और आपका यटरबियम में 4F14 है। अगर एक ही आंसर है तो यटरबियम करके आना, क्योंकि 4F14 ज्यादा पूरा फुल्ली फिल्ड है ना। अगर एक से ज्यादा आंसर थे तो यूरोपियम +2 भी आ जाएगा फिर इसमें, ठीक है। ठीक है, तो जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो पढ़ के जाना, राइट। और क्या कहते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ के जाना, ठीक है। कि क्या होता है लेंथ ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब एफ वाले में फिलिंग होने की वजह से क्या होता है, आपका सिमिलर साइज होता है, निक्रेडियाई होती है, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ के जाना। और उसके अलावा ये ऐसा क्यों है ग्राफ, इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी दिन क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा अनम्यूट करके बताओ। मैम जो कल टेस्ट है उसके बाद क्या क्या करवाओगे आप? देखो राहुल, तुम्हारा स्कोर ऑलरेडी अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना बैठ के सेल्फ स्टडी करो। नो नीड टू अटेंड क्लासेस, सीधी सी बात है, 3 क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में कुछ सर इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, वैसे तो वो सर भी फॉर्मूला रिवीजन वगैरह ही कराएंगे। अगर इफ यू फील तो यू कैन अटेंड एनी ऑफ क्लास, बट केमिस्ट्री के लिए मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, बस दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। और वो मैं भेज भी दूंगी शीट तुम्हें ग्रुप में, अगर तुम्हें लगता है कि हमें तो उसमें देख लेना, जो नहीं आता होगा कर लेना। बाकी तुम रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो। जिनका केमिस्ट्री में स्कोर सही आ रहा है, लाइक 40+ जा रहा है, वो अपना सेल्फ स्टडी करो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऑनेस्टी से, अगर तुम्हारा 40+ आ रहा है स्कोर, सेल्फ स्टडी में तुम पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक में से कुछ निपटाओ, ठीक है। लास्ट के दिनों में तुम इनऑर्गेनिक करना। जब तुम्हारा पेपर है ना, उससे 1.5 दिन पहले इनऑर्गेनिक करना, ताकि जो चीजें याद करने वाली है, रट्टा मारने वाली है, वो उस टाइम हो सके। फिजिकल में देखो, अब रिवीजन कैसे करोगे, आप तुम्हारे पास नोट्स तो है, अब डिटेल नोट्स, सारा एक एक चीज तो नहीं पढ़ सकते, तो जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है ना उनको रिवाइज करके जाना है तुम लोगों को, समझ रहे हो, ये लास्ट के दिनों में, ठीक है। जैसे कोई भी चैप्टर उठा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें फैराडेज लॉ, कंडक्टेंस, नॉन्स इक्वेशन अच्छे से करना है, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें बाकी सारे चैप्टर में करना है। ऑर्गेनिक में सिक्वेंशियल रिएक्शन जो पढ़ाई थी तुम लोगों को, उसको एक दिन बैठ के कर लो फटाफट, रिएजेंट्स रिवाइज कर लो सारे, केमिकल टेस्ट रिवाइज कर लो, नेम रिएक्शंस रिवाइज कर लो, है ना।
और यही वाली चीजें जो है आप रिवाइज कर लो, ठीक है। अमाइंस चैप्टर रिवाइज कर लो, अमाइंस चैप्टर कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा, पिटाई कर दूंगी उसकी। अमाइंस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्ट सवाल आएगा वहां से, कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। जिसने बायोमोलिक्यूल कर रखा है वो थोड़े स्ट्रक्चर ध्यान से देख के जाना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, है ना, अमाइनो एसिड्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, है ना, और ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब देख के जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये करना है तुम लोगों को, और बस ये रिवीजन ही करनी है। जितना तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा स्कोर आएगा अच्छा, जितना तुम रिवीजन करके जाओगे उतना तुम्हारा स्कोर आएगा। हाँ, ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, पिटाई कर दूंगी गए तो छोड़ के, समझ गए। एरोमेटिसिटी कोई नहीं छोड़ के जाएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो मैंने वो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना आप लोगों को रिवाइज करने वाले, वो प्रायोरिटी पे रखना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो राहुल या बाकी जितने बच्चे हैं जो अभी रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को रिवाइज करने के लिए बोले हैं पहले उनको रिवाइज करो। टाइम मिलेगा तो और कर लेना, पहले उनको रिवाइज करो। उनको रिवाइज करोगे तो तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे पेपर, ठीक है। तो अपना पढ़ो बस, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखो, जिसका 40+ आ रहा है वो आप देखो, ऑनेस्टी से कह रही हूँ मैं, ईमानदारी से आ रहा है तो आप अपना वो करो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। अब कोई जरूरत नहीं